2500 वर्ष पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों और जनपदों में बटा हुआ था। आंतरिक कलह और परस्पर दुश्मनी के कारण पूरा देश बिखरता जा रहा था। शासक अपनी सारी जिम्मेदारी भूल चुके थे। कुछ राजा अपनी सीमाओं का विस्तार बढ़ाने में जुटे थे और प्रजा में असंतोष पनप रहा था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कला आदि क्षेत्रों अस्थिरता के शिकार थे। यह बात उस दौर की है जब गांधार 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी गांधार के उत्तराधिकारी राजा आम्भी थे और पश्चिमी गांधार की राजधानी पुष्कलावती थी, जिनके उत्तराधिकारी राजा हस्ती थे। पूर्वी गांधार में एक तक्षशिला नामक विद्यापीठ थी और उन दिनों तक्षशिला विद्यापीठ भारत का प्रवेश द्वार था, जहां पर एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ की रचना की थी। वे छात्रों को वाणिज्य, युद्ध कौशल और अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा देते थे और वह नीतिशास्त्र भी सिखाते थे। चाणक्य भारतवर्ष के प्रति हितवर्धक सोचने वाले व्यक्ति थे। उस समय काल में भारत छोटे छोटे राज्यों और जनपदों में बटा हुआ था। चाणक्य का सपना था अखंड भारत निर्माण करना और उसी दौरान सिकंदर नामक तूफान भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। यह कारण से आचार्य चाणक्य चिंतित थे कि कहीं भारतवर्ष पर सिकंदर अपना राजस्व स्थापित न कर ले। अगर सिकंदर ने भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत की संस्कृति समाप्त हो जाएगी और भारत में विदेशी संस्कृति कायम होगी। भारत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आचार्य चाणक्य ने इस विषय पर अपने आचार्य गणों से बातचीत की और उनका परामर्श लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि हमें मगध राज्य की सहायता लेनी चाहिए। उन दिनों मगध राज्य भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली और विशालकाय सेना का आधिपत्य था। चाणक्य ने तुरंत ही मगध राज्य की ओर प्रस्थान किया और मगध राज्य पहुँचे। मगध राज्य पर प्रवेश करते ही चाणक्य ने पाया कि वहां पर नगर जनपद नागरिकों को परेशान किया जा रहा था। मगध राज्य का राजा धनानंद था। धनानंद एक लालची राजा था। धनानंद ने अपनी प्रजा पर कई तरह के कर लगा रखे थे। ऐसा कहा जाता है कि धनानंद ने नगर जनपद नागरिकों के करों से अपने भंडार भर लिए थे। वह छोटी छोटी वस्तुओं पर नगर जनपद नागरिकों से बलपूर्वक कर वसूलता था। चाणक्य ने मगध के राज्य दरबार में प्रवेश किया और राजा धनानंद को विस्तार पूर्वक सिकंदर के बारे में बताया कि सिकंदर कैसे छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। पर राजा धनानंद पर उस बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने राज्य के शासन और अहंकार में चूर राजा धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके और उसकी शिखा पकड़कर राज्य दरबार से बाहर निकलवा दिया था। यह अपमान चाणक्य सह नहीं पाए और चाणक्य ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे राजा धनानंद के शासन का नाश ना कर दे और एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को मगध के सिंहासन पर ना बैठा दे, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा लेकर चाणक्य हर दिन एक ऐसे वीर की तलाश में रहते थे जो उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकें। फिर एक दिन चाणक्य मगध राज्य से तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें एक बच्चा राजा बना हुआ था और उनके साथी बच्चे नगर जनपद नागरिक बने हुए थे। वे बच्चे राजा को समस्या बताते थे और राजा बना हुआ बच्चा उनकी समस्या सुलझाता था। यह देखकर चाणक्य रुक गए। राजा बने हुए बच्चे से चाणक्य प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह बालक होनहार है। उस बच्चे का स्वभाव और बुद्धि देखकर चाणक्य हैरान रह गए। उन्होंने उस बच्चे की परीक्षा लेनी चाहिए और पास आकर कहा, राजन, मुझे उपहार में क्या मिलेगा? उस बच्चे ने कहा, है ब्राह्मण, आप इन गाय में से कोई भी एक गाय ले सकते हैं। तो चाणक्य ने कहा, पर मुझे इस गाय के मालिक से डर लगता है। बच्चे ने कहा, डरिए मत, जो वीर है वह पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। चाणक्य बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गए। फिर कुछ देर बाद खेल समाप्त होते ही
चाणक्य ने उसके साथी बच्चों से उस राजा बने बच्चे के विषय में परिचय मांगा। तब उन साथी बच्चों ने उस बच्चे का परिचय दिया जिनका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विनम्र विवेक, बुद्धि और साहस देखकर उसे लगा कि मेरी प्रतिज्ञा शायद इस चंद्रगुप्त के माध्यम से पूर्ण होगी। चाणक्य को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शायद मिल चुका था। यह सोचकर चाणक्य वहां से चंद्रगुप्त के विषय में और अधिक जानकारी जुटाने में लग गए। चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व पिपलीवन में हुआ था, जो आज का नेपाल है। उनके पिता पिपलीवन के प्रमुख थे। चंद्रगुप्त के जन्म से पहले राजा धनानंद के पिता पद्मनंद के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त के पिता वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त की माता छुपते छुपाते उनके पिता के पास रहने लगी थी। चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा था। मुरा को चंद्रगुप्त के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा के विषय पर हमेशा चिंता रहती थी। परिस्थिति बहुत ही असमंजस थी। चंद्रगुप्त का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा था। चंद्रगुप्त बचपन से ही परिश्रमी, धैर्यवान और बुद्धिमान थे। यह सभी जानकारियां चाणक्य ने चंद्रगुप्त के विषय में एकत्रित की और उन्हें लगा कि यह व्यक्ति चंद्रगुप्त मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाना चाहते थे, पर इन विषय पे उनकी माता का निर्णय अनिवार्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माता को मना लिया और उन्हें चंद्रगुप्त को साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की। चाणक्य ने माता मुरा को वचन दिया कि वह चंद्रगुप्त को एक सर्वश्रेष्ठ एवं भारतवर्ष का हितैषी राजा बनाएंगे। यह वचन देकर चाणक्य और चंद्रगुप्त गंधार की तक्षशिला की ओर प्रस्थान करते हैं और तक्षशिला पहुंचते हैं। तक्षशिला विद्यापीठ में राजाओं के पुत्रों को शिक्षा दी जाती थी और उसके बाद चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में आरंभ होती है। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कला एवं शासन की शिक्षा दी गई। वहां पर स्वयं चाणक्य राजनीति के आचार्य थे। उनका संरक्षण पाकर चंद्रगुप्त का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। चंद्रगुप्त चाणक्य के चहेते बन चुके थे। विद्यापीठ में चंद्रगुप्त की प्रशंसा होने लगी। बहुत कम ही समय में चंद्रगुप्त ने शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, राजनीति, सैन्य संचालन, राज व्यवस्था आदि में महारत हासिल कर ली थी। अपने अध्ययन काल में चंद्रगुप्त ने राजनीतिक स्थितियों और पूरे भारत की परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि भारत छोटे छोटे जनपद राज्यों में बटा हुआ है। शक्तिशाली राजा पड़ोसी राज्यों पर हमलावर हो जाते हैं। इससे भारत की आंतरिक शक्ति क्षीण पड़ती जा रही थी। चंद्रगुप्त ने भारतवर्ष की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया था। जब चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने ही वाली थी, तभी सिकंदर लगातार अपने कदम भारत की ओर आगे बढ़ा रहा था। सिकंदर पश्चिमी गांधार में प्रवेश कर चुका था। पश्चिमी गांधार की राजधानी पुष्कलावती थी। पुष्कलावती को सिकंदर ने अपनी सेना से घेर लिया था, लेकिन पुष्कलावती के राजा हस्ती ने हार नहीं मानी और उन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में राजा हस्ती की पराजय हुई। अपनी शक्ति, वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उधर पूर्वी गांधार में राजा आम भी सिकंदर की शरणागत में चला गया और अपनी पराजय स्वीकार ली। सिकंदर ने आम्भी के राज्य पर कब्जा कर लिया। बाद में सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया। उसके बाद सिकंदर ने झेलम नदी के तटवर्ती प्रदेश केकय के राजा पुरु को मुलाकात का संदेश भेजते हैं। राजा पुरु सिकंदर की बात समझ चुके थे कि वह उन्हें शरणागत स्वीकारने का कह रहे हैं। राजा पुरु ने सिकंदर से मिलने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि अब बस हमारी मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। उसके बाद सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध होता है और राजा पुरु की पराजय होती है। राजा पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया जाता है। सिकंदर राजा पुरु से कहते हैं कि राजा पुरु, कल तक तुम इस राज्य के स्वामी थे,
और आज तुम मेरे बंदी हो। राजा पुरु ने निडरता से जवाब देते हुए कहा कि सिकंदर, अगर युद्ध में तुम पराजित होते तो जो स्थिति मेरी है वह तुम्हारी होती। यह सुनकर सिकंदर हैरान रह गए और सिकंदर कहता है कि राजा पुरु, तुम एक वीर हो। सिकंदर पुरु पर प्रसन्न होकर आसपास के राज्य व्यवस्था का कार्यभार सौंप दिया और साथ में पश्चिमी क्षेत्र के 37 राज्यों को उनके क्षेत्र में मिला लेने को कहा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार कर झेलम नदी के तट तक अपनी सीमा को विस्तार दे डाला था। राजा पुरु के समाचार सुनते ही चाणक्य चिंतित हो गए कि सिकंदर ने भारत में प्रवेश कर लिया। दूसरी ओर सिकंदर मगध राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तभी अचानक सिकंदर की तबीयत बिगड़ती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पर सिकंदर की मृत्यु की वजह का रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। इतिहासकारों के आधार पर सबकी अलग अलग राय रही है। बचपन से ही विश्व विजेता का ख्वाब देखने वाले सिकंदर की 33 साल की उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिकंदर के 2 सेनापति सेल्यूकस और एंटीगोनस सेना को लेकर चले जाते हैं और भारतवर्ष के सभी राज्यों जो सिकंदर ने जीते थे वह आजाद हो जाते हैं। यह बात सुनकर चाणक्य की चिंता का अंत होता है। उसके बाद ईसा पूर्व 322 में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मगध राज्य पर आक्रमण करते हैं और इस युद्ध में चाणक्य की बुद्धिमत्ता से चंद्रगुप्त की विजय होती है। चंद्रगुप्त मगध राज्य को जीतकर एक विशाल शक्तिशाली राज्य का आधिपत्य बन जाता है। हिमालय से दक्षिणा पंथ तक और बंगाल की खाड़ी से यमुना नदी के विस्तार का चंद्रगुप्त मौर्य आधिपत्य बन जाता है और उन्होंने बाद में चाणक्य की मदद से राज्य में कई तरह के बदलाव किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर जनपद नागरिकों को एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन प्रदान किया। लगभग 18 साल की उम्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य एक सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में उभरे थे। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से भारत भर में एक जासूसों का जाल बिछा दिया था, जिससे राजा के खिलाफ षड्यंत्र की सूचना एकत्रित की जा सके। लगभग 1900 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बेहतरीन शासन व्यवस्था स्थापित की थी। 5 वर्ष के अंतराल में वह भारत के एक बड़े हिस्से के राजा बन गए थे, जिन्होंने अपने दम पर भारतवर्ष की दशा और दिशा में परिवर्तन लाया था। अखंड भारत के निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान रहा था। सिकंदर की मृत्यु के लगभग 17 वर्ष बाद सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक किया और निकेटर की उपाधि धारण की। सेल्यूकस निकेटर ने भारतवर्ष को फिर से अपने अधीन करने का प्रयास किया और उसने बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिनमें इन्हें सफलता मिली। इसे प्रोत्साहित होकर सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, पर इस बीच भारत की स्थिति बदल चुकी थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब भारत छोटे छोटे जनपद राज्यों में बटा हुआ था, पर अब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को अखंड भारत निर्माण एकता के सूत्र में बांधकर शक्तिशाली बना दिया था। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई, जिनमें सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक समझौता हुआ। इस पराजय में सेल्यूकस निकेटर को अपने ही राज्य के कई प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़े थे, जिनमें आर्यो जो आधुनिक हेरात है, परोपनिस्दी जो आधुनिक अफगानिस्तान है, आर्कोशिया जो आधुनिक कंधार है और जेड्रोसिया जो आधुनिक बलूचिस्तान है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता और शौर्य से प्रसन्न होकर उसकी बेटी हेलन, जिनको कोनलिया कहा जाता था, उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया और साथ में मैगस्थनीज नामक राजदूत को भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह की याद में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भेंट किए थे। सेल्यूकस निकेटर के भेजे हुए राजदूत मैगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक,
और पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में बंगाल, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध प्रदेश, कश्मीर, नेपाल, गंगा, यमुना, मगध, बंगाल, कलिंग, सौराष्ट्र, मालवा आदि चंद्रगुप्त के अंग थे। 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन सभा का आयोजन किया था, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला नामक स्थल पर अनशन के द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। नेति ने ऐसे दो महान व्यक्ति को मिलाया था जिन्होंने भारतवर्ष की नींव को अखंड भारत निर्माण में परिवर्तित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में चाणक्य एक सलाहकार और उनके भविष्य के निर्माता भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय रही है। विद्वानों ने साहित्य एवं पुरातात्विक सामग्री और ग्रंथों में मौर्य की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है कि मौर्य क्षत्रिय थे और कुछ उन्हें शूद्र और पारसी मानते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र थे। पाटलिपुत्र में उत्खनन के आधार पर मौर्य पारसी थे। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि मौर्य क्षत्रिय थे। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा इतिहास। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।